IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैश में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। यह भारतीय संविधान, सिद्धांत और व्यवहार क्लास 11 एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, ये हमें जानना है। राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य क्या है, इसको जानना है। प्रधानमंत्री के कार्य क्या है और मंत्रिपरिषद के प्रमुख काम क्या होते हैं, इसके बारे में जानना है। और प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, इन सब के बारे में डिटेल में जानना है। कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आज हम लोग 4 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, कार्यपालिका में कौन कौन से पदाधिकारी आते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। इसमें हमें राष्ट्रपति के प्रमुख कार्य पढ़ना है, सबको डिटेल में पढ़ना है। और कार्यपालिका के कौन कौन से अंग होते हैं, इनका काम क्या होता है, सबको हमें डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। हम लोग इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा और क्या क्या हमें इस क्लास जो हम पूरा ख़त्म कर लेंगे तो हमें क्या क्या समझ में आएगी और क्या क्या चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर कर सकेंगे आप। संसदीय प्रणाली क्या होती है और राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है, यहाँ से हमेशा प्री और मेंस में क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में बता ले जाएंगे। दूसरा है आपका भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझ पाएंगे कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। मंत्रिपरिषद की संरचना और कार्यों के बारे में जान सकेंगे और प्रशासकीय जो मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में जान सकेंगे। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका महत्व क्या होता है, उनके कार्य क्या होते हैं, इनके बारे में हमें डिटेल में जानेंगे। क्योंकि कार्यपालिका का अंग ये भी होते हैं, तो कार्यपालिका का अंग शासन और प्रशासन दोनों होता है। प्रशासन जो होता है ये आपका अस्थायी होता है और जो शासन होता है ये आपका अस्थायी होता है, और दोनों मिल करके कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। तो इसके बारे में हमें यहाँ डिटेल में जानना है। पहले लिखा है कार्यपालिका क्या है, ठीक है। तो कार्यपालिका के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है और कार्यपालिका जो है यहीं से जो है हमें पूरी व्यवस्था समझ में आने लगेगी। लिखा है आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है। किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है, तो जो वहाँ का प्रमुख होगा बीसी होता है या फिर आपका हेड होता है। किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। आप अक्सर देखा होगा जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े होंगे अक्सर वहाँ लिखा होता है प्रशासनिक भवन या प्रबंधन भवन लिखा होता है, मैनेजमेंट लिखा होता है। तो प्रशासनिक भवन का मतलब ये हो गया कि जितने भी निर्णय लेने होंगे कॉलेज से, स्कूल से या कोई संगठन से, वो सब जो है प्रशासनिक रूप से लिए जाएंगे। उसी यही स्थिति देश के लिए भी होती है। तो देश में भी ऐसे जो निर्णय लिए जाते हैं वो प्रशासनिक द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख तथा उसमें तालमेल ला सके। ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के प्रमुख प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंकों और औद्योगिक इकाइयों की प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना होगा, ठीक है। उनमें से कुछ पदाधिकारी जो होते हैं नीतियां, नियमों और जो है कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं। तो कुछ पदाधिकारी क्या होते हैं, वो कौन सी नीति बनानी है, कौन से नियम बनाने हैं और क्या उसके लिए काम करना है, ये सब निर्णय लिए जाते हैं। तो कुछ जो है उसे संगठन में लागू करते हैं। तो कुछ लोग तो निर्णय लेते हैं लेकिन कुछ लोग लागू करते हैं। तो कार्यपालिका में क्या होता है, तो कार्यपालिका में जो शासन के लोग होते हैं वो नीति बनाते हैं, नीतियों को निर्णय लेते हैं, और जो अधिकारी होते हैं प्रशासनिक अधिकारी वो उसको क्या करते हैं, लागू कर देते हैं। इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी और शासन दोनों कार्यपालिका के अंग होते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं, ठीक है। तो कार्यपालिका जो है कितना सटीक परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। लिखा है सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है, ठीक है। दूसरी ओर लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है सरकार का वह अंग जो इन नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। तो कार्यपालिका जो है काम वही करती है। तो संसद का काम क्या है, कानून का बनाना, और कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, जो निर्णय और जो है आपका जो है नीतिगत के और कायदे कानून के अनुसार किए जाते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या है, ये पहला क्वेश्चन है, फिर इसका उत्तर भी दिया गया है। दूसरा है कार्यपालिका
सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। वही मैंने आपको बताया, विधायिका मतलब संसद, तो संसद जो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है। ठीक है, कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर होता है। ठीक है, कि जैसे कहीं पे, जैसे जर्मनी में राष्ट्रपति नहीं होता, वह प्रधानमंत्री नहीं होता, वह चांसलर कहते हैं, तो कहीं कहीं राष्ट्रपति हो, जैसे अमेरिका। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते हैं, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। तो जो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं वो भी कार्यपालिका के ही अंग होते हैं। आगे लिखा है, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं हम, तो जो सरकार के प्रधानमंत्री होते हैं और जो मंत्री होते हैं उन्हें हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और वह सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, वही निर्णय लेते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। तो प्रशासन क्या है, अस्थायी कार्यपालिका है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कार्यपालिका के कितने प्रकार की होती है, तो बताना होगा कि जो ये कार्यपालिका है ये 2 प्रकार की है। ठीक है, पहला प्रकार कौन सी है कार्यपालिका का, पहला होता है अस्थायी होता है। ठीक है, और एक होता है अस्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी, अस्थायी में कौन होता है, तो प्रशासन होता है। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो आ जाते हैं अस्थायी में। और अस्थायी में शासन होता है, जिसमें सरकार होती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब होते हैं। ये लोग बदलते हैं हर 5 साल में, लेकिन ये लोग नहीं बदलते हैं, ये अस्थायी बने रहते हैं और ये हर 5 साल में बदल भी जाते हैं। ठीक है, इसीलिए और ये दोनों मिल करके कार्यपालिका में संसद द्वारा बनाए गए कानून को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। अब जो मैंने आपको समझाया है उसी चीज को भी यहाँ आगे बताया जाएगा। तो लिखा है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। तो लिखा है, सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती है। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और राष्ट्रपति नाम मात्र का हमारे यहाँ शक्तियां प्राप्त है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां प्राप्त है। इसलिए दोनों के काम क्या हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियां और भूटान के राजा से भिन्न हैं, दोनों की शक्तियां अलग अलग हैं। भारत और फ्रांस दोनों ही 2 देशों में प्रधानमंत्री हैं, पर इनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर जगह की कार्यपालिका क्या है, अलग अलग है। ठीक है, लिखा है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम जो है इनमें से कुछ देशों की कार्यपालिकाओं की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता, राष्ट्रपति होता है। तो वहाँ सारी शक्तियां राष्ट्रपति में जब निहित होती हैं तो वहाँ उसे कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, जिसमें राष्ट्र का सबसे प्रमुख राष्ट्रपति होता है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। ठीक है, कनाडा, अब देखो, अब अमेरिका में कैसी शक्तियां हैं, अध्यक्षात्मक है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र है और संवैधानिक राजतंत्र है। वहाँ तो वहाँ राजा है और वहाँ लेकिन संसदीय प्रणाली है और जो है कानून का जो पालन किया जाता है वो संसद बनाती है, लेकिन सिग्नेचर किसका होता है, राजतंत्र का होता है। इसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। ठीक है, फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, कहा फ्रांस में, पर उन्हें पद से नहीं हटा सकता है। हमारे हटा सकता है क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता है। कहां पर? फ्रांस में ऐसा है। आगे लिखा है, जापान में संसदीय व्यवस्था है, उसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। याद रखना, जापान में भी राजा होता है। ठीक है, जैसे इंग्लैंड में महारानी है वैसे जापान में राजा होते। तो जो सरकार कानून बनाती है, जब तक राजा सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बनता है। ठीक है, इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। तो याद रखना, हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति भी देश का होता है क्योंकि राष्ट्रपति के नाम पे सारे काम होते हैं और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। ठीक है, तो सारी शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। कहाँ पर? रसिया में। जर्मनी
में एक संसदीय व्यवस्था है। इसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति, जर्मनी में राष्ट्रपति होता है लेकिन वो नाम मात्र का होता है और सारी शक्तियां किसके पास होती है? चांसलर के पास होती है। वहां प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं है। आगे लिखा है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है, जैसे अमेरिका में। तो याद रखना, हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ राज्य का प्रधान राष्ट्रपति है लेकिन सरकार का प्रधान कौन है? आपका प्रधानमंत्री होता है सरकार प्रधान। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में जहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था लागू की जाती है वहां राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख भी होता है और सरकार का भी प्रधान होता है। दोनों राष्ट्रपति के ही पास पावर होता है, जैसे अमेरिका में। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका में, ब्राजील में, लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। ठीक है, लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरिबियन जो देश होते हैं उनको मिला के हम कहते हैं लैटिन अमेरिका। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था अपनाई गई है? संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है और संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री ही सरकार का प्रधान होता है। अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का जो है औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। तो हमारे देश में यही व्यवस्था है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्तियां होती है, जैसे भारत में। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं? जैसे जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। तो वहां पर राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियां होती हैं। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। याद रखना, जो अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है उसमें राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन राष्ट्रपति भी सर्वेसर्वा वहां भी होगा। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी भी वे अलग अलग दल के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है, जैसे फ्रांस में, रूस में और श्रीलंका में ऐसी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो हर देशों में संसदीय व्यवस्था है, हर देशों में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, राष्ट्रपति हर देश में है, प्रधानमंत्री भी हर देश में लगभग होते हैं, लेकिन सबकी कार्यप्रणाली क्या है? बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कि भारत में संसदीय कार्यपालिका कैसी होती है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ ऊपर जो कुछ चीजें छूट गई हैं पहले उसको देखेंगे, फिर हम देखेंगे भारत में संसदीय कार्यपालिका कैसे काम करती है और कैसे होती है। अभी तक हमने पूरे दुनिया के बारे में जाना, अब हम भारत के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है, एक आपका यहाँ टेबल बना हुआ है और बहुत चीज़ों को बहुत आसानी से यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। लिखा है कार्यपालिका के प्रकार। एक लिखा है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित, एक लिखा है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित। यहाँ सामूहिक दिया है और यहाँ एक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा है जो आपका सामूहिक है इसमें संसदीय भी होता है और अर्ध अध्यक्षात्मक होता है। तो संसदीय व्यवस्था में क्या क्या हो सकता है? सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है, बिल्कुल हमारे यहाँ। या विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, बिल्कुल संसद के प्रति जवाबदेह होता है प्रधानमंत्री। इसके अलावा देश का प्रमुख इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है अध्यक्षात्मक, जो अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था दी गई है। तो लिखा है राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति होता है उसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, जैसे अमेरिका में। वह सरकार का भी प्रमुख होता है। यहाँ याद रखना, जो राष्ट्रपति होता है वो देश का भी प्रमुख होता है और सरकार का भी प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है, जैसे अमेरिका में। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, तो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है कौन? राष्ट्रपति नहीं होता, जबकि प्रधानमंत्री होता है संसदीय व्यवस्था में। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं, चाहे राजा हो और चाहे राष्ट्रपति हो, संवैधानिक राजतंत्र है, संसदीय गणतंत्र में का हिस्सा होता है और औपचारिक शासन प्रमुख होता है, मतलब बिल्कुल नाम मात्र का प्रमुख होता है, चाहे राजा हो और चाहे कौन हो? राष्ट्रपति हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में संसदीय कार्यपालिका। भारत में संसदीय कार्यपालिका क्या होती है, अब इसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे ध्यान से। लिखा है जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत
जो है संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। ठीक है, जब हमारे यहाँ संविधान लिखा गया था तो हमने 1935 की बहुत सी चीज़ों को क्या किया था, हमने अपना लिया था। तो हमने जो है पहले से शासन व्यवस्था 1919 के अधिनियम द्वारा और 1935 के अधिनियम द्वारा चला रखा था, इसलिए हमें काफ़ी अनुभव हमें प्राप्त था। इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमें पहले से विरासत में हमको ये चीज़ें मिली हुई थी, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। ठीक है, जो हमारे संविधान निर्माता तो चाहते थे कि ऐसी सरकार बने जो जनता के अपेक्षाओं के प्रति क्या हो, संवेदनशील भी हो और उत्तरदायी भी हो। ठीक है, ये भारी भरकम शब्द है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मेंस में लिखते समय किया भी जाता है। ठीक है, आगे लिखा है संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका प्रमुख मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है। मतलब राष्ट्रपति के पास ज़्यादा पावर हो जाती है, उस पर ज़्यादा लोड हो जाता है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है, मतलब वो ज़्यादा सर्वेसर्वा बन सकता है, उसकी पूजा हो सकती है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे, हमारे संविधान निर्माता, जिनमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा का पर पर्याप्त अंकुश लग सके, कोई एक व्यक्ति तानाशाह न बन जाए। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होंगी और उसके नियंत्रित भी। इसीलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय मतलब देश के स्तर पर भी कार्यपालिका है और हर राज्यों में भी कार्यपालिका है। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या होता है, नाम मात्र का होता है, जबकि प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिपरिषद होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, सरकार को चलाता है। ठीक है, देश को चलाता है, कानून बनाता है। ठीक है, लिखा है राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर के कार्यपालिका बनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और राज्य के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है, बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से। अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे लिखा है भारत के राष्ट्रपति में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। तो हमारे संविधान में औपचारिक रूप से कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई हैं अकेले नहीं दी गई हैं, अकेले यूज नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के नेतृत्व में जो सलाह दी जाएगी उसी के अनुसार उन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है। याद रखना, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो जनता द्वारा नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। तो जो सांसद और विधायक होते हैं जिनको जनता चुनती है, ये लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत सिद्धांतों के अनुसार होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, इसको याद रखना। जो है कैसे होता है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटा सकती है। याद रखना, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति को केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि इस प्रक्रिया के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, तो बिना विशेष बहुमत के महाभियोग पास भी नहीं होगा। और महाभियोग किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 61 में है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तभी महाभियोग लगा करके उसे हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। ये बात याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 74 लिखा है, एक में लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता
और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो जैसी सलाह उसको दी जाएगी उसी अनुसार क्या होगा, कार्य करेगा। ठीक है, और याद रखना 74वें मंत्रिपरिषद को बताया गया जिसका प्रधानमंत्री होता है। परंतु आगे क्या कहा गया है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। मतलब कि अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद को कोई बात पसंद नहीं आती है तो एक बार वापस कर सकता है पुनर्विचार करने के लिए, लेकिन दोबारा अगर भेजेगा तो उसको कार्य करना पड़ेगा, दोबारा उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, लिखा है इस कथन में जिस शब्द ही का प्रयोग किया गया, ही लिखा है, यहाँ ही लिखा है ना, ही का प्रयोग किया गया है, क्या आप उसका अर्थ जानते हैं? उसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। ठीक है, बाध्य है, दोबारा अगर दोबारा भेज दिया जाएगा पुनर्विचार के बाद तो बाध्य हो जाएगा। राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। बाद में एक और संशोधन के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के पर एक पुनर्विचार के लिए एक बार कह सकता है, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ेगा, वापस नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का कहना मानना ही पड़ेगा दूसरी बार। ठीक है, अब आगे लिखा है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति क्या है। तो राष्ट्रपति की शक्ति स्थिति क्या है, लिखा है आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। औपचारिक मतलब नाम मात्र का है। उसे औपचारिक रूप से बहुत ही कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। ये सभी आपको बताया मैंने। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वही वास्तविक कार्यकारी होते हैं। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ती है। बहुत सारी चीज़ों में उस राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा सलाह, जैसे धन विधेयक के मामले में। यहाँ पर एक संविधान में जब संविधान सभा में वाद विवाद चल रहा था तो जवाहरलाल नेहरू ने कुछ कहा था, तो उसी के बारे में यहाँ टिप्पणी दी गई है। लिखा है हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया है। मतलब राष्ट्रपति का अपमान नहीं किया जा सकता है। संविधान उसे ना तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और ना ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो न शासक होता है और न ही शासन करता है, या उसे एक महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। ये नेहरू जी ने कहा था संविधान सभा में जब इसको लेकर के वाद विवाद हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार भी हैं। विशेषाधिकार को हम लोग जानना है। लिखा है इन बातों की चर्चा के बाद क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? यह एक गलत मूल्यांकन होगा। तो राष्ट्रपति के पास कुछ विशेषाधिकार हैं। क्या है? संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, मंत्रिपरिषद क्या काम करती है या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, यह उसका एक जो है विशेषाधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे। ठीक है, ये भी संविधान में ही कहा गया है, तो ये विवेकाधिकार हो गया। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है कि देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। ठीक है, तो इस तरह के काम भी राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके करता है। आगे लिखा है और क्या कर सकता है राष्ट्रपति, तो लिखा है इसके अतिरिक्त कम से कम 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। पहला, जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। तो अगर पहली बार राष्ट्रपति अगर बिल को वापस कर देता है, अगर मान लो मंत्रिपरिषद की सलाह को नहीं मानता है, तो ये उसका क्या है, तो ये उसका क्या है, विशेषाधिकार है। पहली बार जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है, तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी उसे वही सलाह दोबारा दे सकती है, तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य भी होगा। ठीक है, आगे कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, इसे इसको बहुत अच्छे से देखने की और समझने की जरूरत है। ठीक है,
आगे लिखा है, यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के लिए बाद में उसे सलाह दोबारा दे सकती है और तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। तथापि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफी मायने रखता है। अतः यह एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। तो राष्ट्रपति का ये विशेषाधिकार है कि पहली बार वो बिल वापस कर देता है तो उसमें मंत्रिपरिषद का नहीं, उसका विवेकाधिकार काम करता है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार IAS में और PCS की एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे लिखा है, दूसरा विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास क्या है? राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति, निषेधाधिकार होता है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों, धन विधेयकों को छोड़ करके वह स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। मतलब अपने पास रख सकता है या स्वीकृति देने से मना कर सकता है। अगर मान लो कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो राष्ट्रपति अगर उस पर कोई निर्णय नहीं लेता है या उसे मना कर देता है, ठीक है, तो ये भी उसका क्या है? एक विशेषाधिकार है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। आर्टिकल 111 के तहत उसे सिंचन भी करता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है, ठीक है, लौटा सकता है और उसे उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। वीटो की यह शक्ति सीमित है क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा अगर पारित कर दे तो राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है जिसके अंदर ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। मतलब यह हुआ कि जो वीटो की पावर है उसमें कोई लिमिट नहीं है, राष्ट्रपति बहुत दिनों तक रख सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है और इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो के प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। इसे कई बार पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। तो ऐसे में कोई सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति इतने दिन में विधेयक को पास करके वापस मतलब दे ही देगा। तो ऐसी स्थिति में वो उसका क्या है? विशेषाधिकार हो जाता है। तीसरा विशेषाधिकार क्या है? तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। जिसको बहुमत मिलता है लोकसभा में उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि वो बहुमत दल का नेता है। लेकिन उस परिस्थिति में कल्पना करें जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो। इसके अतिरिक्त यह भी सोचें कि यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी 2 या 3 नेता यह दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति भी अपने विवेक का उपयोग करेगा। तब राष्ट्रपति को यह निर्णय करना है कि वह किससे प्रधानमंत्री नियुक्त करे, यह उस पर छोड़ दिया जाता है। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर यह निर्णय लेना होता है कि उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है। 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण बहुत बढ़ गया था और 1989 से लेकर के 1998 तक जो है कुल 4 संसदीय चुनावों में किसी भी दल या जो है दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका था 10 साल तक। इन परिस्थितियों की मांग थी कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करके या तो सरकार का गठन कराए या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के बाद उसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर दे। अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। जब सरकार अस्थायी न हो और गठबंधन सरकार सत्ता में हो तब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये भी याद रखना, जब सरकार अस्थायी न हो और गठबंधन सरकार होती तो राष्ट्रपति का हस्तक्षेप अपने आप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आगे लिखा है, राष्ट्रपति मुख्यतः एक औपचारिक शक्ति वाला पद है और वह राष्ट्र का जो है अलंकारिक प्रधान है। ऐसे में आप पूछ सकते हैं कि तब हमें राष्ट्रपति की क्या आवश्यकता है? संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती होती है। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है। अगर वह बहुमत खो दिया अगर संसद में तो उसे कभी भी हटाया जा सकता है और तब उसकी जगह एक नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल अस्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने की शक्ति हो और जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके।
सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यही भूमिका है, लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब राष्ट्रपति यह निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो यह उसका विशेषाधिकार होता है। अब इसी चीज़ को इतने इम्पोर्टेंट तरीके से बताया गया है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी इसीलिए बार बार पढ़ने को कहा जाता है। जितनी एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे उतना आपका बेसिक क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ऊपर कुछ चीज़ें छूट गई है, उसको देख लेते हैं। ये क्या लिखा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका। तो लिखा है 1977 के बाद भारत की दलीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि जब इमरजेंसी लागू हुई उसके बाद हमारे देश में क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्था बढ़ गई, मतलब राजनीतिक दल बढ़ गए। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। कि इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति ने क्या किया, मार्च 1998 के चुनाव में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कुल 251 सीटें मिली, जो बहुमत से 21 कम थी। राष्ट्रपति के नारायणन ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, जो इससे भी आगे जाकर के राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने की मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को भी कहा था। तो राष्ट्रपति ऐसे चीजों में क्या करता है, अपने विवेक का उपयोग कर लेता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में। लेकिन जब किसी को बहुमत ना मिले तब यहाँ कुछ चीज़ें और दी गई हैं, उसको भी देख लेते हैं। लिखा है, हमने देखा है कि विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है। मतलब राष्ट्रपति पर अगर कोई विधेयक आता है तो कोई समय सीमा नहीं है कि कब सिग्नेचर करके देना है। क्या आपको पता है कि इस सिलसिले में एक घटना घट चुकी है। 1986 में संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया था। अनेक लोगों ने इसकी आलोचना की क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले राष्ट्रपति वेंकट रमन ने उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया। तब तक वह सरकार बदल गई जिसने विधेयक पेश किया था, और 1989 में एक नई सरकार चुन के आई जब बीपी सिंह आए। बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। यह दूसरे दलों की गठबंधन सरकार थी और उसने इस विधेयक को दोबारा संसद में पेश ही नहीं किया। इस प्रकार जैल सिंह द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने के निर्णय में विलंब करने का वास्तविक परिणाम यह हुआ कि यह विधेयक कानून नहीं बन सका। कौन सा कानून, भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन, जो प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता था। इसीलिए राष्ट्रपति ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया और बाद में वो कानून भी नहीं बन पाया। ठीक है, अब हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। लिखा है, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को चुनते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। केवल इतना अंतर है कि उसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय पर प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेन अध्यक्ष होता है, जिसे हम सभापति कहते हैं, और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र और महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति चुन न लिया जाता है। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया गया। तो उपराष्ट्रपति इन सब मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के बारे में जान लेते हैं। लिखा है, भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती है। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वो सरकार का प्रमुख होता है और जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए सबसे अधिक चर्चा प्रधानमंत्री की होती है। तो हमारे देश में केवल 2 ही लोगों की चर्चा होती है, एक प्रधानमंत्री की और एक क्रिकेट टीम के कप्तान की। इस अध्याय में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अतः मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा है, संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो और बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है।
जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है वह अपने पद भी खो देता है। जैसे लोकसभा में बहुमत खत्म हो जाता है वैसे उसका पद भी खत्म हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा। 1989 में से अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है वह प्रधानमंत्री बनता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये भी व्यवस्था होती है, ठीक है, जब गठबंधन की सरकार हो तब। आगे लिखा है प्रधानमंत्री यह तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। यह प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री बनाया जाता है। इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। याद रखना, संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर मान लो कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक वो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे संसद का सदस्य होना जरूरी है। तो लिखा भी है, आप देख सकते हैं, लिखा है उसी के बारे में कि संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है, तभी वो मंत्री बन सकता, नहीं तो मंत्री नहीं बन सकता है, ठीक है। आगे लिखा है मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होना चाहिए। तो याद रखना, संविधान में 91वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 के पहले ये संशोधन किया गया और मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुसार तय कर दिया जाता था। लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था और इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तब वह संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री का पद लालच देकर के समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था, क्योंकि तब मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं था, मतलब चाहे जितने हो सकते हैं। अनेक राज्यों में भी हो रहा था। अतः संविधान का संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्य में विधानसभाओं की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक ना हो। तो 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया और 15% निर्धारित कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद 15% से ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए, ठीक है। आगे लिखा है विधायिका वाले अध्याय में आप विस्तार से जो है इन तरीकों को हम और पढ़ेंगे कि कैसे संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो संसद के बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और इस प्रावधान का अर्थ है कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। ये भी आपको पता होगा, ठीक है। आगे लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारिणी समिति है जो वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है, ठीक है। कौन? मंत्रिपरिषद। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखना, सामूहिक उत्तरदायित्व किसका है? मंत्रिपरिषद का। किसके प्रति? संसद के प्रति। उसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर याद रखना, संसद में खासकर लोकसभा में अगर अविश्वास एक मंत्री के प्रति भी आ जाता है तब भी उसे जो है क्या होता, पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे यह निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं, लिखा है भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि पूरे मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, इसलिए उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है और प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है,
ठीक है। अगर याद रखना, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे देता तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। जबकि किसी मंत्री की मृत्यु या हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है, वो स्थान भरा जाता है। अगर कोई मंत्री की मृत्यु हो जाती है तब प्रधानमंत्री एक तरह मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम भी करता है। एक तरफ जैसे राष्ट्रपति यहाँ है, ये संसद है, ये प्रधानमंत्री है और ये मंत्रिपरिषद है, तो दोनों के बीच में सेतु काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, पुल का काम करता है। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और वो जो है प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। तो जो कानून बनने वाला हो और जो गतिविधियां हो रही हैं सबके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना प्रधानमंत्री का काम है। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री शक्तियों के अनेक स्रोत होते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना, तो प्रधानमंत्री क्या शक्तियों के क्या स्रोत हैं। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उनके व्यक्तित्व का उभार तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेशी यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि, इस सब शक्तियां किसके पास होती हैं, तो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियों और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में पर निर्भर करता है। तब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला तब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियां निर्विवाद रहती हैं, मतलब कोई विवाद नहीं होता है, प्रधानमंत्री जैसा चाहे निर्णय ले सकता है। परंतु जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकारें बनी तब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि गठबंधन सरकारों में हमें गठबंधन वाली राजनीतिक पार्टियों का भी कहना मानना पड़ता है। 1989 से हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में ना रहीं। जैसे प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी एक बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, तो एक बार केवल 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, आगे लिखा है, बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या वह हटा दिए गई। इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज क्या हुआ, प्रभावित हो गया। इस सिलसिले में पहली बात तो यह रही कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बढ़ गई, क्योंकि अगर गठबंधन की सरकार रही तो उसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ गया। दूसरी, इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेध लगी। तीसरे, इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन और अनेक पद स्तर और मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगा है, जैसा राजनीतिक दलों ने मांग किया प्रधानमंत्री को गठबंधन में देना पड़ता है। चौथा, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता है, उसमें हमें सहयोगियों से भी हमें क्या करना पड़ता है, पूछना पड़ता है। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफ़ी बातचीत और समझौते के आधार के बाद ही नीतियां बन पाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। किसको, प्रधानमंत्री को। कुछ एक बदलावों के साथ राज्यों में भी ठीक इसी तरह की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के कहने पर। यद्यपि प्रधानमंत्री की सलाह की ही तरह मुख्यमंत्री भी विधानसभा में बहुमत दल का क्या होता है, नेता होता है। जैसे लोकसभा का बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, वैसे राज्यों में विधानसभा का बहुमत दल का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। पर राज्यपाल के पास ज़्यादा विवेकाधिकार शक्तियाँ होती हैं। बहरहाल राज्य के स्तर पर भी संसदात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अस्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही। ये अस्थायी कार्यपालिका है। अभी तक हमने किसको पढ़ा था, अस्थायी, जो 5 साल में बदल जाती है। लेकिन ये है आपका अस्थायी कार्यपालिका, जिसे हम प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं इन्हें। और ये सब जो है क्या करते हैं, ये सब उसको लागू करने का काम करते हैं। ठीक है, ये जो बिल्कुल अस्थायी होते हैं और ये जो हम IAS IPS अधिकारी होते हैं सब इसी में शामिल होते हैं। लिखा है, मंत्रियों के निर्णय को कौन लागू करता है, तो कौन लागू करता है, नौकरशाह लागू करते हैं जो अधिकारी होते हैं।
शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री होता है, मंत्रीगण होते हैं, नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। ठीक है, तो कार्यपालिका का अंग कौन होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं, इसे इसीलिए सिविल सेवा कहते हैं। क्यों? क्योंकि सैन्य सेवा अलग है और सिविल सेवा अलग कर दी गई। सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। तो मंत्रियों का सहयोग कौन करते हैं? तो मंत्रियों का सहयोग कौन करते हैं? प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह एक मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। तो प्रशासनिक अधिकारियों पर राजनीतिक नियंत्रण बनाना बहुत जरूरी है। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्योंकि वो राजनीतिक रूप से उत्तरदायी होती है तो राजनीतिक नेताओं का भी कहना मानना पड़ता है। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, और इसका अर्थ यह है कि मतलब राजनीतिक तटस्थ मतलब कि वो निर्णय ले और पक्षपात न करे। इसका अर्थ यह है कि कार्यपालिका नीतियों का मतलब नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। मतलब प्रशासनिक अधिकारी किसी राजनीतिक पार्टी का कहना नहीं मानेंगे। प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे। ठीक है, आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी, लोक उपक्रमों के तकनीकी और प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं। ये सब मिलकर के नौकरशाही के रूप होते हैं। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। जो हमारे संविधान निर्माता थे वह सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव की योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। इसीलिए हमारे यहाँ यूपीएससी द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया। तो संघ लोक सेवा आयोग क्या करती है? यूपीएससी ही जो है सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति करती है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं, जिसे हम पीसीएस कहते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। दक्षता और योग्यता को आधार बना करके भर्ती की जाती है। लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा होना चाहिए। नौकरशाही का हिस्सा होने के लिए ही आरक्षण दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़े जातियों के लिए भी आरक्षण दिया गया। इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा तथा सामाजिक असमानताएं सिविल सेवकों की भर्ती के मार्ग में कोई रोड़ा नहीं बनेगी। इसीलिए आरक्षण देकर के सबको जो है शामिल करने का बात कही गई। आगे लिखा है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। यह अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ मतलब सबसे ऊपर नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। ठीक है, रीढ़ होते हैं। आपको शायद पता होगा कि एक जिले का जिलाधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। क्या आप जानते हैं कि जिलाधिकारी सामान्यतः आईएएस स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होता है। एक आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारी किसी एक राज्य के संबंध कर दिया जाता है, उसे हम कैडर कहते हैं। ठीक है, अब उसी राज्य में रहेगा जिस राज्य में उसकी पहली बार नियुक्ति हो गई है, जहां वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है। तो याद रखना, आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति ट्रेनिंग और उनकी जो है परीक्षा कराने का काम किसका? केंद्र सरकार का। लेकिन सेवा कहाँ देते हैं? राज्यों में देते हैं। लेकिन आईएएस और आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वह केंद्र सरकार की सेवा में वापस आ सकते हैं। प्रतिनियुक्ति भी होती है, वो दोबारा आपको को बुलाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल केंद्र सरकार ही उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। मतलब जो अगर कोई आईएएस आईपीएस है उसके लिए केवल केंद्र सरकार ही कार्रवाई कर सकती है, राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं। ये भी आपको याद रखना होगा।
इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय सरकार की देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त IAS और IPS अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है, जिसे हम SDM कहते हैं, DYSP कहते हैं। जैसा कि हम आगे संघवाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे कि नौकरशाही की एक विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर देती है। ठीक है, यहाँ कुछ चीज़ें दी गई थी, उसको देख लेते हैं। लिखा है सिविल सेवा का वर्गीकरण किया गया है। एक अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा है। केंद्रीय सेवाओं में भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा है। प्रांतीय सेवा में प्रांतीय सिविल सेवा है। ठीक है, इन सबको अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, आगे लिखा है नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता द्वारा तक पहुंचती हैं। तो याद रखना, जो सरकार की नीतियां होती हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम कौन करता है? नौकरशाही करते हैं। पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। ये हमारे देश में बहुत बड़ी विडंबना है कि आम अधिकारी जो होता है वो IAS और IPS से क्या करता है? डरता है कि बड़े अधिकारी हैं, लेकिन वो जनता के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं होता है। या लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती है। ऐसा हमारे देश में धारणा बनी हुई है। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब उसमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। जब कोई सरकार ऐसी आती है जो प्रशासनिक अधिकारियों को जनता पर काम करने के लिए दबाव डालती है, तब वो प्रभाव हमें दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई है, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। पर यह आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकते हैं। आप जो है सूचना के अधिकार के तहत किसी प्रकार की सूचना अधिकारियों से मांग सकते हैं और उनका उत्तरदायित्व है वो उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हमने निष्कर्ष में इसमें हमने क्या क्या जाना। लिखा है आधुनिक कार्यपालिका सरकार की एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। कौन? आधुनिक कार्यपालिका। सभी प्रकार की सरकारों में सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इससे कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक निर्णय की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं की यह दूरदृष्टि ही है कि उन्होंने कार्यपालिका का विधायिका के नियमित नियंत्रण और देखरेख में रखा। इस प्रकार एक जो है संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया। समय समय पर होने वाले चुनाव व्यक्तियों के प्रयोग पर संवैधानिक अंकुशों और लोकतांत्रिक राजनीति की इस सुनिश्चित किया गया कि भारत में कार्यपालिका अनुत्तरदायी न हो, मतलब उत्तरदायी बनी रहे और जनता की सेवा करती रहे। तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीज़ था मैंने बता दिया है। फिर भी कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करिएगा, और इसको शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लोगों को सब्सक्राइब कराइएगा, जिससे इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।